आजकल लॉरेंस बिश्नोई का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आ रहा है। तो जैसे वो जेल के अंदर रह के भी इतने सारे क्राइम्स कर रहे हैं, क्या सरकार उनको फंडिंग करती है, कोई सपोर्ट रहता है, क्या रहता है मतलब ऐसा? जेल में रह के उसको काहे की फंडिंग की जरूरत? मेरे को जैसे सोच रहा हूँ कि अगले 2 साल के अंदर मैं किसी स्टेट का या किसी जगह का एमएलए बन जाऊँ। तो मतलब मेरे को क्या स्टेप्स लेने होंगे आज की डेट में कि अगले 2 साल के अंदर मैं एमएलए बन जाऊँ? ईमानदार नेता बनना है तो सबसे पहले अपना व्यापार मजबूत कीजिए। जिनके पास पावर है, जो पॉलिटिशियन बन जाते हैं, वो क्राइम करके भी बच जाते हैं कि उनको भी सज़ा वगैरह होती है। सबको जाना पड़ेगा, कानून सबके लिए बना। कुछ डार्क साइड्स भी होती हैं पॉलिटिक्स की जो नॉर्मल लोग देख नहीं पाते हैं। टीवी में तो सिर्फ हम लोग इंटरव्यू और सिर्फ स्पीच वगैरह देखते हैं। देखिए मैं एक ही बात कहता हूँ, जब आप कुछ अचीव करते हैं, कुछ हासिल करते हैं, तो सबसे पहले आपकी फैमिली उससे इफेक्ट। कागज़ों पे किसी भी पॉलिटिशियन नॉर्मल मिनिस्टर की जो सैलरी वगैरह दिखाते हैं वो 1-2 लाख रुपए के आसपास दिखाते हैं, है ना? इन जनरल मतलब रियलिटी क्या है वो? देखिए मैं तो कभी मिनिस्टर रहा नहीं हूँ, एक बात। दूसरी बात ये कि कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो अपना व्यापार जरूर करता है साहब। आतिफ सर, आपने एक इंटरव्यू में बहुत खूब बात कही थी कि मुसलमान के लिए सबसे अच्छा मुल्क कोई है तो वो हिंदुस्तान है और सबसे अच्छा पड़ोसी कोई है तो वो हिंदू। मस्जिद में घुसकर किसी हिंदू ने या मस्जिद में घुसकर किसी मुसलमान ने कभी बुरी चली। डेफिनेटली। मैं आपको ये बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हमारा वो पड़ोसी जो हिंदू है, आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल। वो आपके घर की जिम्मेदारी ऐसे उठाएगा जैसे अपने घर की जिम्मेदारी। हेलो एवरीबॉडी, डिजिटल मुकुल दिस साइड एंड वेलकम टू द डिजिटल मुकुल पॉडकास्ट शो। तो यार आज हमारे साथ एक काफ़ी स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर आतिफ रशीद एंड इनकी इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, इतनी सारी उपलब्धियां हैं कि वो मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। तो रशीद सर, हम आपके एंड से ही जानना चाहते हैं कि आप एक जर्नी अपनी बताइए फ्रॉम स्टार्टिंग टू अभी तक कि किस तरीके से आपकी जर्नी रही है और क्या क्या चीज़ें उसमें हुई हैं। सबसे पहले मुकुल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे अपने इस पॉडकास्ट शो में बुलाया जी। और आपको मैं बधाई दे रहा हूँ कि आप पॉलिटिकल पॉडकास्ट की आज शुरुआत कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि थैंक आप यू। खूब तरक्की करें। थैंक यू सर। मुकुल भाई मेरे जो अगर पॉलिटिकल जर्नी की मैं स्टार्टिंग आपको बताऊं तो मैं एज ए स्टूडेंट लीडर डेवलप हुआ। ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सत्यवती कॉलेज में मैंने एबीवीपी के एक्टिविस्ट के नाते अपनी सामाजिक और राजनीतिक करियर की शुरुआत करी ठीक है। और मैं वहाँ विद्यार्थी परिषद के अनेकों दायित्व पर रहा, विभाग मंत्री, विभाग प्रमुख, प्रदेश सह मंत्री दिल्ली का। ठीक है। और उसके साथ साथ मैं सत्यवती कॉलेज स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहा मॉर्निंग का सन 2000 में। ठीक है। और उसके बाद डूसू दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी मेंबर रहा। ठीक है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में मैं नेशनल टीम में युवा मोर्चा में, जब धर्मेंद्र प्रधान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय मैं युवा मोर्चा की एनईसी का मेंबर रहा। फिर शाहनवाज हुसैन साहब जब अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ एनईसी का मेंबर रहा। फिर मैं बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा दिल्ली का अध्यक्ष बना और एक बार नहीं बल्कि 5 टर्म लगातार मैं दिल्ली माइनॉरिटी मोर्चे का प्रेसिडेंट रहा, दिल्ली बीजेपी का। इम्प्रेसिव। मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी युग का प्रारंभ हुआ इस देश में, तब मुझे सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट के मेंबर की जिम्मेदारी मिली। उसके बाद अजमेर दरगाह कमेटी की जिम्मेदारी मिली एज मेंबर। अच्छा। उसके बाद मैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का मेंबर बना। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का मैं वाइस चेयरमैन बना और इवन सिर्फ वाइस चेयरमैन नहीं बल्कि मैं ऑफिशिएटिंग चेयरमैन भी रहा। अच्छा। लगभग 1.25 साल ऑफिशिएटिंग चेयरमैन रहा, क्योंकि माइनॉरिटीज़ कमीशन में उस वक्त कोई चेयरमैन था नहीं। तो ऐसे मैंने कई पॉलिटिकल और सरकार की पोस्टों पर रहते हुए अभी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की एनईसी का मेंबर हूँ। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर के लक्ष्मण जी। ऐसे लगातार मतलब एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मैंने अपने करियर की शुरुआत करते हुए, अच्छा। विद्यार्थी परिषद में एबीवीपी में काम करते हुए, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए इस वक्त मैं सरकार के अनेकों दायित्व पर रहा। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। अच्छा, ये जर्नी ऑफिशियली जनरली कब से स्टार्ट हुई थी? 2005 से कि कब से? नहीं, ऐसा है कि इस जर्नी की स्टार्टिंग तो मेरा मानना ये है कि पॉलिटिक्स तो किसी भी इंसान के जीन्स में होती है। अच्छा। और वो इसकी स्टार्टिंग शुरू से हो जाती है।
जब घर में बच्चा छोटा होता है तो वहीं अंदाज़ा हो जाता है कि वो नेतृत्व करेगा कि नहीं करेगा, राइट, राइट। वो प्लेयर बनेगा, वो आईएएस बनेगा, वो आईपीएस बनेगा, वो उसी से अंदाज़ा हो जाता है। जब मैं 11 साल का था हुँ, तो दिल्ली में विधानसभा का चुनाव चल रहा था पहली बार 1993 में। तो मैं उस समय भी अपने इलाके में, अपनी कॉलोनी में, अपने एरिया में अपने आप को पॉलिटिकली प्रेजेंट करने की कोशिश करता था। अच्छा 11 साल की उम्र जी, में। 11 साल की उम्र में मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं पॉलिटिक्स में थोड़ा इन्वॉल्व हूँ, लोगों को समझूँ। हुँ, हमारे यहाँ से जनता दल से एक कैंडिडेट लड़ रहे थे। ऐसे उस वक्त मुझे पार्टी पॉलिटिक्स का इतना अंदाज़ा नहीं था कि पार्टी पॉलिटिक्स क्या है, कि 11 साल का एक बच्चा होता है उसको माइंड में। हाँ, ये बात सही है कि मेरे मन में तब भी ये कल्पना थी कि मुझको जो है लीडरशिप करनी है, अच्छा, मुझको नेतृत्व करना है, समाज में परिवर्तन लाने के लिए मुझको नेतृत्व करना है। ये मेरे दिमाग में तब भी चलता था और उसका जो अक्स है वो मेरी स्कूल लाइफ में भी दिखता था, अच्छा। वो मेरा जो है मेरे इलाके में भी दिखता था, मेरे अड़ोसी पड़ोसी भी महसूस करते थे और मैं समझता हूँ कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन घर में भी उस बात को महसूस करते होंगे हुँ, कि मैं ये कोशिश करता था कि मैं अलग से दिखूँ, मैं थोड़ा नेतृत्व करूँ, मैं अपने घर के कामों को भी बढ़ चढ़ के संभालता था, क्योंकि एक नेता जो होता है उसको संभाल करने की उसकी जिम्मेदारी होती है। राइट, आगे बढ़ के उसको नेतृत्व जब करता है तो उसको संभालना भी होता है। बिल्कुल। तो मैं उसको संभालने की जिम्मेदारी को उठाता आया हूँ। बचपन से मतलब तो बचपन से इसकी शुरुआत हो गई थी। वो स्कूल टाइम में, वो चाहे वो क्लास में मॉनिटर बनना हो या ड्रामेटिक सोसाइटी में जुड़ना हो हुँ, या आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी में जुड़ना हो, हुँ, ये सारे काम हम स्कूल लाइफ से करते करते कॉलेज में आके तो मैंने सीधा फर्स्ट ईयर में ही मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन करा। अच्छा, तो मैंने फर्स्ट ईयर में कोई चुनाव थोड़ी लड़ना था, लेकिन मैंने देखा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट के बीच में हेल्प का काम कर रही हुँ, है, हुँ, हुँ, वॉलंटियरली उनके बीच में मेहनत कर रही है। तो मुझे लगा कि मेरे लिए ये बेहतरीन फील्ड है कि अगर मुझे स्टूडेंट्स के बीच में कोई पॉजिटिव एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए विद्यार्थी परिषद के प्लेटफार्म को ज्वाइन करना। अच्छा रशीद जी आप एक बार बताइए कि आपके जनरली स्ट्रगल्स क्या रहे पॉलिटिक्स में? जैसे पॉजिटिव साइड्स तो काफ़ी सारी हमारे पास रहती हैं, जो स्ट्रगल हमने फेस किया फ्रॉम द स्टार्टिंग या अभी भी जो हम कुछ-कुछ स्ट्रगल हमारी जर्नी में आ रहे हैं, वो क्या हैं? मुकुल भाई देखिए, मैं बताता हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर ना ब्रिटिश आर्मी में इमाम थे अच्छा, बहुत बढ़िया। और जिस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उनको ये ऑफर करी गई कि आप पाकिस्तान में इसी पोस्ट पर रह सकते, ठीक है, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने सरजमीन हिंदुस्तान को अपनी मादरे वतन चुना। अच्छा। उन्होंने कहा मुझे कोई सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, हुँ, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, हिंदुस्तान की मिट्टी में ही मुझे मिलना है। बहुत बढ़िया। हम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के पास, छपार के पास एक गांव है, हुँ, खुड्डा नगला कहलाता है वो। अच्छा, हमारा जो बॉर्न है वो वहाँ से है, मेरे दादा का। तो आप ये समझ लीजिए कि 1947 में, हुँ, 46 में मेरे दादा ने ब्रिटिश आर्मी की नौकरी छोड़ दी ठीक है। और दिल्ली आ गए और दिल्ली में यहाँ नौकरी करी, हुँ, एक मस्जिद में इमामत करी यहाँ पर। हुँ, और वो उस इमामत से वो 2006 तक, हुँ, टचवुड उनकी बड़ी अच्छी आयु थी, बड़े सेहतमंद थे माशाल्लाह, हुँ, वो 2007 तक उसी मस्जिद में, हुँ, मस्जिद हाजी फखरुद्दीन आज़ाद मार्केट नवाबगंज में 60 साल लगभग वहीं उन्होंने इमामत करी, हुँ, वहीं वो मदरसा चलाते रहे, पढ़ाते रहे। हुँ, और उनकी ये वसीयत थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे गांव की मेरी पुरानी ज़मीन में मुजफ्फरनगर में वहीं दफनाना। भाई तो साहब। हमने उनकी तदफीन वहीं करी, उनका जनाजा हम यहाँ से वहीं लेकर गए। वो हिंदुस्तान की मिट्टी से उनको प्यार था, बहुत वही हमारे अंदर उनके संस्कार हैं, वही परंपराएं हमारे अंदर है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ जी, कि मैं जो है उस मस्जिद हाजी फखरुद्दीन में, जो हमारे दादा का जो घर था, मेरी पैदाइश भी वहीं की है, यानी मैं मस्जिद में पैदा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया। पहले तो हॉस्पिटलों का सिस्टम नहीं होता था, मेरी पैदाइश मस्जिद में ही हुई, मैं वहाँ से पैदा हुआ हुँ, और अपने हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़े रहने का संकल्प मुझे मेरे दादा से, मेरे पिताजी से, उनसे मिला। उसके बाद मेरे पिताजी अकेले भाई थे, हुँ, एक इमाम के बेटे थे, हुँ, उन्होंने संघर्ष करा अपने जीवन में हुँ। और संघर्ष करने के बाद एनडीएमसी स्कूल में एक टीचर बने। अच्छा, इमाम क्या होता है जनरली? इमाम वो जो नमाज पढ़ाते हैं अच्छा, मस्जिद में, ठीक है। ठीक है ना, वो एक वहाँ जुड़े
टीचर बने मेरे एनडीएमसी स्कूल में, सरकारी टीचर। ठीक है। हम 7 भाई बहन थे। सरकारी स्कूल में जो एक टीचर होता है, जो ईमानदारी से पढ़ाता है, ईमानदारी से कमाता है, 7 भाई बहन, 2 मम्मी पापा, 9 पिताजी, 10 बुआ, 2 12, ऐसे बड़ा एक परिवार को चलाना एक सामान्य काम नहीं है। बिल्कुल। तो हमने जो है ना, हमने बहुत संघर्ष में अपना बचपना देखा। हमारे पिताजी निहायत ईमानदार आदमी थे, निहायत ही ईमानदार आदमी थे। आज भी आप उनके स्कूल में जाइए, सारी जिंदगी 0 पीरियड और एक्स्ट्रा की क्लास के लिए जाने जाते हैं, सारी जिंदगी। 40 साल 45 साल का जो उनका टीचिंग का जो करियर है, उसमें 0 पीरियड और एक्स्ट्रा पीरियड। बहुत स्कूल शुरू होता था 7:30 बजे, वो पहुंचते थे 6:45 बजे। स्कूल की छुट्टी होती थी 12:45, वो बच्चों को छोड़ते थे 1:45। एक बच्चों की सुबह में एक क्लास की सुबह मॉर्निंग में 0 पीरियड लगाते थे, एक क्लास का जो है छुट्टी के बाद एक्स्ट्रा पीरियड लगाते थे। सिर्फ इसलिए कि वो ये चाहते थे कि हमारे देश के बच्चे पढ़ लिख जाएं। दूसरा जो उन्होंने सबसे बड़ी बात हमसे कही, वो ये चाहते थे कि सरकार मुझे तनख्वाह देती है इसलिए कि मैं अपनी आमदनी हलाल कर सकूं, अपना इनकम हलाल कर सकूं, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं कि कहीं मुझसे कोताही ना हो जाए। तो जिस पिता ने इस संघर्षों के साथ अपनी लाइफ जी हो, तो वो उनके आदर्श हमारे जीवन में हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारा जो बचपना था वो बहुत से अभाव में था, बहुत तरीके से। बड़ा परिवार था, तो हमको बहुत जगह अपना दिल मारना पड़ता था। मुझे याद है कि हमारे जो स्कूल यूनिफॉर्म के शूज़ होते थे, वो बड़े भाइयों के पहन लिया करते थे। कपड़े के जूते आते थे वो पहले। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम जो है स्पोर्ट्स का शूज़ ले सकें ब्लैक कलर का, तो कपड़े का जूता आता था। अच्छा। और मुझे याद है, अब सन में बात बताऊं अगर आपको 95-96 की, तो शायद वो 15 रुपए का जूता आता था। अच्छा। वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। और पैंट शर्ट के नाम पर मेरे पास जो हुआ करता था वो स्कूल यूनिफॉर्म थी। अच्छा। जैसे आज तो आप पैंट शर्ट पहन के बैठे हैं, मेरे पास आज ऊपर वाले का करम है, बहुत सारी पैंट शर्ट है। हमारे पास पैंट शर्ट के नाम पर स्कूल यूनिफॉर्म हुआ करती थी। कब की बात है? 1995 के आसपास? ये 95-96, जब मैं 6th क्लास में 7th क्लास में था। तो धीरे धीरे हमने 10th पास कर ली, तो 11th क्लास तक पहुंचते पहुंचते हम इस लायक हो गए कि हमको ये लगने लगा कि हमको खुद कुआं खोदना है, खुद पानी पीना है। नाइस, बहुत बढ़िया। तो अपने छोटे छोटे काम करने शुरू करे। वो काम की भी जर्नी बताऊंगा आपको अगर आप बातचीत करेंगे बीच में। ऐसे बहुत सारे कामों से करते हुए बचपना जो है ना, वो थोड़े से अभावों में, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पिता ने, हमारे माँ बाप ने जो बेस्ट था वो हमको दिया। बिल्कुल, सारे माता पिता कोशिश करते हैं बेस्ट देने की। बिल्कुल। आतिफ जी, आपका डेली का रूटीन जनरली क्या होता है? मतलब मॉर्निंग में कितने बजे उठते हैं, नाइट में, मतलब दिन भर क्या क्या चीज़ें चलती रहती हैं, मैं जानना चाहता हूँ वो। अब मुकुल भाई, ऐसा है कि पॉलिटिक्स में रहते हुए कोई चीज़ जो है ना परमानेंट तो कुछ हमारा शेड्यूल हो ही नहीं सकता। आजकल शादियां चल रही हैं जी। रोजाना के 10 कार्ड 5 कार्ड होते हैं। अच्छा। सब जगह जाना ज़रूरी होता है, हाजिरी देनी ज़रूरी होती है। 1:30 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं नाइट में। लेकिन मेरा उमूमन ये है कि मैं फजर की नमाज पे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता ज़रूर हूँ। नमाज पढ़ना, और उसके बाद जो है थोड़ा बच्चों का स्कूल का देख लिया, फिर थोड़ी देर सो जाता हूँ। अच्छा, दोबारा से? हाँ। तो 1-8 घंटा सो के 9 बजे के बाद अपना रूटीन मेरा इस तरीके का हो जाता है कि कुछ लोग मिलने वाले भी आते हैं जी, काम के लिए आते हैं जी। क्या है कि पॉलिटिकल आदमी के पास सबसे ज़्यादा काम 2 जगह के होते हैं, थाने पुलिस के और हॉस्पिटल के। अच्छा। और मेरे पिताजी ने एक बात मुझे समझाई थी। उन्होंने कहा था, बेटे काम का होना ना होना ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। कोई ज़रूरतमंद अगर तुम्हारे दरवाजे पर आया करे तो उसके लिए कोशिश करा करो। बहुत बढ़िया। तो मेरा भी यही है जीवन में कि मैं जो मेरे दरवाजे पर आया तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसका कोई हॉस्पिटल का काम हो, कोर्ट कचहरी का काम हो, कोई और काम हो जो वाकई जेन्युइन काम हो। बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में इस तरह की से भी उम्मीद रखने लगते हैं कि वो जो है अनएथिक काम भी हमसे कराने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। उनमें मैं हमेशा हाथ खड़े कर देता हूँ। जैसे मैं सीधा स्पष्ट कहता हूँ कि ट्रांसफर, प्रमोशन, पोस्टिंग, अच्छा, ये 3 काम दलाली के हैं, मुझसे संपर्क मत कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में कोई एक आदमी आपसे ये नहीं कह सकता कि मैंने आज तक कभी ट्रांसफर, प्रमोशन, पोस्टिंग के लिए सिफारिश की हो। बहुत बढ़िया। मैंने कहा ये जो है ये नेचुरल प्रोसेस से होना चाहिए।
जी जिसका हक हो उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल ट्रांसफर, प्रमोशन, पोस्टिंग हम नहीं करा सकते हैं, लेकिन किसी के अस्पताल में है, कोई कैंसर से जूझ रहा है, कोई किसी बीमारी से जूझ रहा है, जी किसी के साथ थाने में, पुलिस में अन्याय हो रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही, हम्म उसकी बात सुनवा देना, उसके काम आ जाना, मुझे लगता है ये बड़ा काम है। तो ये होना, फिर पार्टी की एक्टिविटीज़ होती हैं, पार्टी की एक्टिविटीज़ में जाना आना। हम्म मैं थोड़ा सा अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान रखता हूँ, हम्म तो थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह का, कभी शाम का रूटीन, कभी दिन का रूटीन, तो इस तरीके से पूरा दिन जो है निकल जाता है। व्यस्तता में ही रहता है। अच्छा, एक्सरसाइज आप जिम करते हैं कि योगा वगैरह? ऐसा मैं जो है कोशिश ये करता हूँ कि थोड़ा बहुत पेट की एक्सरसाइज। एक्चुअली मेरे साथ एक चीज़ हुआ था, मुझे कैंसर हो गया था, अच्छा, माउथ कैंसर हो गया था। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नाउ आई एम 100% फ्री ऑफ कैंसर। बहुत बढ़िया। और उसमें ऊपर वाले ने मेरी बड़ी मदद करी। अब आपको मैं सामने देख रहे हो आप, मुझे लग भी नहीं रहा होगा कि मुझे नहीं, कैंसर हुआ है, लेकिन ये इस जगह से आप देखिए, मेरी सर्जरी हुई थी, अंदर अंदर ये हो गया था। थोड़ा सा उसका एक साइड इफेक्ट ये दिखता है कि मेरे, ये देखिए यहाँ पे हल्की सी स्वेलिंग आपको दिख रही वन होगी। साइड में ना? हाँ, इट इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। तो मैं थोड़ा सा प्रिकॉशन, अभी मैं बार बार जो पानी पी रहा हूँ मुकुल भाई, ये इसीलिए पी रहा हूँ कि मेरे मुंह में थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाता है बोलते बोलते। तो खैर बहरहाल, तो मैं इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो मैं थोड़ी सी कोशिश ये करता हूँ कि मैं नॉर्मल एक्सरसाइज करूँ थोड़ी। मैं जिमिंग पे मेरा इतना भरोसा नहीं है, अच्छा, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा कोशिश ये करता हूँ कि कुछ योग आसन हो जाए, कुछ घर में थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए, हुँ, वॉक हो जाए। वॉक मैं प्रॉपर करता हूँ, एक घंटे की वॉक रात को खाना खाने के बाद एट एनी कॉस्ट करता हूँ। बहुत बढ़िया, तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखता हूँ, इसकी ज़रूरत रहती है। सुपर अमेज़िंग। अच्छा, आतिफ़ सर, आपने एक इंटरव्यू में बहुत खूब बात कही थी कि मुसलमान के लिए सबसे अच्छा मुल्क कोई है तो वो हिंदुस्तान है, और सबसे अच्छा पड़ोसी कोई है तो वो हिंदू है। मतलब इस पे क्या चीज़ थी ये जनरली? देखिए ऐसा है, मेरा स्पष्ट मानना ये है हुँ, कि आप पूरी दुनिया में उठाकर देख लीजिए हुँ, कि हिंदुस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है। पाकिस्तान से अगर आप कंपैरिजन करें, हुँ, अफगानिस्तान से अगर आप कंपैरिजन करें, हुँ, ईरान से, यमन से, हुँ, फलस्तीन से आप अगर कंपैरिजन करें, मुसलमान ही हुँ, मस्जिदों में घुसकर गोलियां चला रहे हैं। राइट। भारत की अक्सरियत, हुँ, मेजोरिटी हिंदुओं की है, लेकिन हिंदुस्तान में आज तक ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कि मस्जिद में घुसकर किसी हिंदू ने या मस्जिद में घुसकर किसी मुसलमान ने कभी गोली चलाई। मैं आपको ये बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हमारा वो पड़ोसी हुँ, जो हिंदू है, आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल, वो आपके घर की जिम्मेदारी ऐसे उठाएगा जैसे अपने घर की जिम्मेदारी उठाएगा। बिल्कुल। इसलिए मेरा मानना ये है कि पूरी दुनिया में अगर मुसलमान के लिए कोई सेफेस्ट कोई कंट्री है तो वो हिंदुस्तान है। और अगर हिंदुस्तान में मुसलमान के लिए अगर कोई सेफेस्ट पड़ोसी है तो वो हिंदू पड़ोसी है। अच्छा, वो मोहब्बत के साथ, इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ रहने में, हिंदुस्तान के हिंदुओं का हुँ, ये जीन्स है अच्छा, कि वो मोहब्बत के साथ, इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ हुँ, रहने में भरोसा रखते हैं। जब हम हज यात्रा पे जाते हैं, हुँ, जब हमारी नमाज होती है, हुँ, जब हमारे दरगाह के सामने से निकलते हैं, तो जिस सम्मान के साथ, मस्जिद के सामने से जिस सम्मान के साथ मैंने देखा है कि एक हिंदू निकलता है, जी, वो सम्मान इस पूरी दुनिया में हमारे धार्मिक स्थलों को, हमारी मस्जिदों को, हमारी भावनाओं को कहीं पर नहीं दिया जाता। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे किसी को पॉलिटिक्स में आना है या पॉलिटिशियन बनना है, तो पॉलिटिक्स बैकग्राउंड होना ज़रूरी है कि कोई नया बच्चा भी मतलब जनरली आ सकता है? मेरे दादा इमाम थे, मेरे पिताजी टीचर थे। एक टीचर का बेटा आपके सामने देश का नेतृत्व करने के लिए बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया। मैं ये कह सकता हूँ बड़े गर्व के साथ कि भारतीय जनता पार्टी में संभव है। हुँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ विद्यार्थी परिषद से लेकर अगर अब तक का अपना कार्यकाल जोड़ूं, कम से कम 25-26 साल हो गए। अच्छा, मैं आपके सामने बहुत ईमानदारी से किसी भी प्रकार का कसम खाकर ये बात कह सकता हूँ हुँ, कि आज तक किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा तेरा धर्म क्या है, जी, तेरी जाति क्या है, तेरा बैकग्राउंड क्या है। हुँ, मैं माइनॉरिटीज कमीशन का वाइस चेयरमैन रहा, जी, ऑफिशिएटिंग चेयरमैन रहा, जिसमें यूनियन मिनिस्टर का दर्जा रहा, हुँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट का मेंबर रहा, हुँ, सत्यवती कॉलेज में जब मैंने स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, हुँ, उस वक्त सत्यवती कॉलेज में 4000 स्टूडेंट में से मुसलमान स्टूडेंट सिर्फ 20 थे। विद्यार्थी परिषद के मेरे संगठन मंत्री ने, विद्यार्थी परिषद के मेरे कार्यकर्ताओं ने कभी मुझसे ये नहीं पूछा, एबीवीपी वालों ने, हुँ, कि आप सत्यवती कॉलेज में चुनाव कैसे जीतोगे, यहाँ तो मुसलमान है ही नहीं। हुँ, उन्होंने कहा
कि आप विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, आपको विद्यार्थी परिषद ने तय करा है कि आप चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव लड़ेंगे। मैं चुनाव लड़ा नाइस। और मैं चुनाव जीता भी। मैं डूसू ईसी का इलेक्शन हुँ, लड़ा। आप यकीन जानिएगा, हुँ, जो लोग मेरे इस इंटरव्यू को आपके यहाँ देखेंगे बाद में, डूसू ईसी का इलेक्शन हुँ, 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए खर्च होके जीतते हैं। हुँ, मैं कसम खा के कह सकता हूं कि मेरा डूसू ईसी के इलेक्शन हुँ, में केवल 500 रुपया खर्च हुआ, वो भी जीतने के बाद जो मैंने ढोल बजाया और मिठाई हुँ, खिलाई। वरना विद्यार्थी परिषद की हुँ। बदौलत, एबीवीपी की बदौलत मैं डूसू ईसी का इलेक्शन 0 पैसे पर जीता, 0 पैसे पर। बहुत बढ़िया, अमेज़िंग। इसलिए मैं आपके सामने ये बात गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हुँ, में या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठन से जुड़ने के हुँ, लिए, उसमें नेतृत्व करने के हुँ, लिए आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपका मिजाज सामाजिक होना चाहिए, आपका कर्म राष्ट्रवादी होना हुँ, चाहिए, आप नेशनलिस्ट माइंडसेट के होने चाहिए, आपके मन में ये होना चाहिए कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन भी समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। अगर ये आपके विचारों से झलक रहा होगा, जी, तो भारतीय जनता पार्टी और विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन आपको तुरंत हाथों हाथ लेंगे। ना आपकी जात की जरूरत, ना आपकी बिरादरी की जरूरत, हुँ। ना आपके धर्म की जरूरत, ना आपके क्षेत्रवाद की जरूरत, ना आपके धन की जरूरत। बहुत बढ़िया। मतलब मैं भी पॉलिटिक्स में जा सकता हूँ और कभी एमएलए वगैरह कुछ ऐसा बन सकता हूँ फ्यूचर में, है ना? ये तो आपके राजयोग लिखा होगा तो जरूर बनोगे। राजयोग भी काफ़ी मैटर करता है ना? ठीक है। तो आतिफ जी, आपके हिसाब से माइनॉरिटीज़ को, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी हैं, अभी भी उनको कोटा या रिजर्वेशन देनी चाहिए कि अब देने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं, वो भी मतलब सिमिलर सिचुएशन में ही हैं। बहुत ज़्यादा मतलब उनको प्रिविलेज कुछ मिलती नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है। जी, मैं समझता हूँ ना मैं देने की स्थिति में हूँ, ना मैं लेने की स्थिति में हूँ। जी, ये सरकार के ऊपर छोड़िए। जी। सरकार का मानना ये है हुँ, कि जिनको जो एससी एसटी लोगों को जो आरक्षण मिल रहा हुँ, है, वो मिलते रहना चाहिए, उसकी आवश्यकता है। ठीक है। इसलिए जो सरकार का स्टैंड है, जो मेरी पार्टी का स्टैंड है, मैं उस पर बिल्कुल मजबूती से खड़ा हूँ। एज अ पॉलिटिशियन, आपके हिसाब से जैसे यूपी में अभी राम मंदिर भी बना, काफ़ी सारी चीज़ें भी करी, लेकिन फिर भी बीजेपी वहाँ पे हार गई एक तरीके से। तो उसका मेन रीज़न मतलब क्या था? लोगों को पसंद नहीं आया कि क्या वहाँ पे गड़बड़ हुई? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हारना तो आप गलत कह रहे हैं। हाँ, हारे नहीं मतलब अगर वोट कम आए। अगर लगभग 35 से ज़्यादा सीटें जीतना अगर आपको हार लग रहा है लोकसभा जी, में, जी। तो मुझे लगता है कि ये तो गलत है इसको कहना। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हुँ, हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाएं जो हुँ, थी, उस अपेक्षाओं के अनुसार सीट कम आई है, इसको हार नहीं कह हुँ, सकते हैं। और इसका मंथन भारतीय जनता पार्टी अपने सीनियर लेवल पर ज़रूर कर हुँ, रही है। और इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। आप इसको राम मंदिर से कनेक्ट करके मत देखिए। ठीक। राम श्री राम जी हुँ, में पूरी दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था जी, है, और वो आस्था का केंद्र है अयोध्या। जी, तो अयोध्या में अगर आप इसको पॉलिटिकल सिनेरियो से देखेंगे तो मैं समझता हूँ वो गलत है। ठीक है। वहां पर आस्था थी, आस्था है, आस्था बनी रहेगी लोगों की। आस्था को आप कभी भी पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट करके नहीं देख सकते, मेरा अपना मानना ये ठीक। है। इसलिए इसको आप कि सीटें कम आई, ज़्यादा आई, ये राजनीति में हमेशा चलता जी, रहता है। अभी आपने देखा हरियाणा का इलेक्शन जी, था। हरियाणा का इलेक्शन में कोई मान ही नहीं रहा था कि हम तीसरी बार सरकार बनाने जी। वाले हैं। लेकिन हुँ, केंद्र में भी कोई नहीं कह रहा था 2024 में कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने हुँ, जा रही है। 240 हुँ, सीटें इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को दी है। 3 बार की भी मिला के कांग्रेस की सीटें 240 नहीं हो रही हैं। वो परसेप्शन बनाया जा रहा है इस तरीके का कि यह हार हुई हुँ, है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया हुँ, है। और ये जो एक एंटी इनकम्बेंसी वाली बात पॉलिटिक्स में कही जाती है, जी एंटी इनकम्बेंसी हो गई, एंटी इनकम्बेंसी हो गई हुँ, है, जनता ने उस एंटी इनकम्बेंसी को नकारा हुँ, है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने जी, किया, और उसको आशीर्वाद देने का काम जनता ने किया। बिल्कुल। आप नरेंद्र मोदी जी से सामने से मिले हैं कभी कि नहीं मिले? मेरे ख्याल में मैं मंच पर एक बार, एक दो कार्यक्रमों में मेरा मिलना हुआ, एक दो कार्यक्रमों में वैसे मिलना हुआ, एक बार एयरपोर्ट पर रिसीव करा मैंने उनको, ऐसा मेरा अच्छा, उनकी
बहुत ज़्यादा मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इंटरेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन मैं उन गौरवशाली लोगों में हूँ जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्विटर पे फॉलो करते अच्छा, हैं। आपको फॉलो कर मुझे मोदी जी ट्विटर पे फॉलो करते बहुत बढ़िया। सामने से मोदी जी सिमिलर वैसे ही हैं जैसे कैमरे में दिखते हैं कि पीछे कुछ और हैं। है? सामने तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। अच्छा। आप एक बार देखिए कि एक बार मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिसीव करने के लिए पहुंचा हुँ, एयरपोर्ट पर। ठीक है, अमेरिका की यात्रा से आ रहे थे वो। ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है, जहाज़ में अमेरिका की यात्रा, कई घंटों की यात्रा करके वो सुबह-सुबह वहाँ पर 7 बजे उन्होंने लैंड करा, हमने उनको रिसीव करा, हुँ, हम उनको रिसीव करे। मेरे पास वो फ़ोटो भी है, अच्छा, मेरी सोशल मीडिया पे शायद आपने देखा हो कि वो जहाज़ पीछे है और मैं उनको खड़े हुए बातचीत कर रहा हूँ। जी। तो हमने उनको रिसीव करा, रिसीव करने के बाद मैंने ब्लैक कुर्ता उन्होंने पहन रखा था, बड़ा अट्रैक्टिव लग रहे थे हुँ, वो प्रधानमंत्री जी। उनके मैं हैरान रह गया मोदी जी का चेहरा देख के। मैंने कहा यार हम अगर कार में भी 2-4 घंटे का सफ़र कर लेते हैं तो हमारा चेहरा उतर जाता है। अच्छा। मोदी जी बिल्कुल 100% फ्रेश, हुँ, एकदम फ्रेश। नीचे उतरे, हुँ, सबसे मिले, चले गए। हम घर पहुँचे, हम जाके सो गए। अच्छा। हम थक गए। हुँ, हमने देखा 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद जब हम सो के उठे तो मोदी जी का कहीं लाइव कार्यक्रम चल रहा था। भाई साहब। मतलब उस व्यक्ति को, मुझे लगता है समाज की सेवा करने के लिए, भारत देश की सेवा हुँ, करने के लिए, भारत के गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ों की सेवा हुँ। करने के लिए उस परमपिता परमेश्वर ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने विशेष ताकत दे रखी। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कागज़ों पे किसी भी पॉलिटिशियन या नॉर्मल मिनिस्टर की जो सैलरी वगैरह दिखाते हैं वो 1-2 लाख रुपए के आसपास दिखाते हैं, है ना? इन जनरल मतलब रियलिटी क्या है? वो अगर एक एवरेज मिनिस्टर की भी हम बात करें तो वो जनरली कितना कमा लेते हैं? कि कितना मतलब उनके एक लेवल होता है? देखिए मैं तो कभी मिनिस्टर रहा नहीं हूँ, एक बात। दूसरी बात ये कि कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो अपना व्यापार ज़रूर करता है साथ में। ठीक है। ठीक है ना? मैंने आपको बताया अभी हुँ, कि मैं भी अपना व्यापार करता हूँ। अच्छा आप तो हाँ, अपना ये अब स्पष्ट आप समझ लीजिए हुँ, कि पॉलिटिक्स इज़ माय पैशन, हुँ, नॉट माय प्रोफेशन। अच्छा, ये मेरा जुनून है, हुँ, ये मेरा व्यापार नहीं है। ओके, मैं राजनीति में इसलिए हूँ हुँ, कि मुझे समाज के भीतर जो कुरीतियाँ हैं, हुँ, मेरे समाज के अंदर जो नेतृत्व करने के लिए एक नेता की आवश्यकता हुँ, है, मेरे समाज की जो परेशानियाँ, उनका जो समाधान हुँ, है, उस समाधान को हुँ, खोजने के लिए मैं राजनीति कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई इससे व्यापार करूँ। ओके, इसलिए आप ये समझ लीजिए जो सैलरी है वही एक नेता की सैलरी होती हुँ, है। लेकिन हाँ, ये सवाल आप कांग्रेस से, अन्य राजनीतिक दलों से कर सकते हुँ, हैं। झारखंड में जो हमारे ये अभी मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, जी, अभी आपने देखा होगा वो जेल में थे जी, घोटालों में। जी, तो जो घोटालेबाज नेता होते हुँ, हैं वो बड़े-बड़े घोटाले कर सकते हैं। वो तो आपके सामने 2G, 4G, सीडब्ल्यूजी घोटाला, शराब घोटाला तो दिल्ली का बहुचर्चित घोटाला है। हमारे सो कॉल्ड फॉर्मर मुख्यमंत्री केजरीवाल जी उसमें अंदर रहकर आए, बिल्कुल, आपको पता ही है। तो ये तो आदमी-आदमी पर डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 11 साल भारत देश के प्रधानमंत्री। कोई एक सिंगल आरोप आज तक कांग्रेस नहीं लगा पाई, कोई विपक्ष एक सिंगल आरोप नहीं लगा पा रहा। इतना नीट एंड क्लीन पॉलिटिकल करियर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, नीट एंड क्लीन उनका पॉलिटिकल करियर। हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप उठाइए उनका, कोई आरोप नहीं लगा पा रहे आप, और विपक्ष चाहकर भी कोई आरोप नहीं लगा पा रहा। तो ये नीट एंड क्लीन करियर जो पॉलिटिकल करियर है, इसकी भी स्थापना भारतीय जनता पार्टी ने बहुत करी। बढ़िया। अच्छा, जैसे व्यापार आप कह रहे हो कि साइड बाय साइड एक व्यापार होता है, जो पॉलिटिक्स है वो पैशन है और बिज़नेस एक साइड बाय साइड चलता रहता है। आपका किस चीज़ का बिज़नेस है जनरली? देखिए ऐसा है कि हम लोग, मैं अपने अगर कारोबार की बात बताऊं तो मैं तो फुल टाइम आजकल कारोबारी पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि मुझे तो अभी गवर्नमेंट कोई सैलरी दे नहीं रही है, मैं किसी ऐसे पोस्ट पर नहीं हूं। तो मैं जो है ये गिफ्ट, नॉवेल्टीज़, डायरीज, बैग, इस तरीके की एक मैन्युफैक्चरिंग का भी काम हुँ, करता हूँ। कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी गवर्नमेंट का काम मैं ठीक करता है, हूँ, प्राइवेट भी काम ठीक करता है। हूँ। तो ये 2-3 काम मैं अपनी लाइफ में करता हुँ, रहता हूँ। लेकिन जो और पॉलिटिशियंस की आप बात कर रहे हैं जिनके पास सैलरी भी है, उसके बावजूद भी क्या है, उनके परिवार में बच्चे, भाई, परिवार मिलकर एक अच्छा व्यापार और करता अपनी है। पावर का यूज़ करता है जनरली उसमें।
नहीं, पावर का यूज़ उसमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर मुझे मान लीजिए मुझे गिफ्ट नॉवेल्टीज़ हुँ, बेचनी है, मुझे डायरीज़ हुँ, बेचनी है, पेन हुँ, बेचने हैं या मुझे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है, उसमें मेरी पावर की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें तो मुझे मेरी मेहनत से मेहनत से मेरे टैलेंट से। राजनीतिक टैलेंट अलग होता है, व्यापारिक टैलेंट अलग होता है। मुकुल जी का भी अपना एक टैलेंट है। जी, आप अपने टैलेंट के आधार पर एक व्यापार कर रहे हैं। जी, ठीक है ना? तो मान लीजिए मेरा बेटा है, मेरे बड़े भाई हैं, हुँ। कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, तो उसमें मेरे पावर की ज़रूरत नहीं है, उनके टैलेंट की कल आवश्यकता है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आ रहा है। तो जैसे वो जेल के अंदर रह के भी इतने सारे क्राइम्स कर रहे हैं, क्या सरकार उनको फंडिंग करती है, कोई सपोर्ट रहता है, क्या रहता है मतलब ऐसा कुछ? देखिए, ये तो आपने एक ऐसा सवाल करा है जो आपको सरकार से करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये, मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी भी क्रिमिनल को, किसी उसकी जाति और धर्म के आधार पर कोई फंडिंग या कोई सपोर्ट की जाती है। बल्कि जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हम क्रिमिनल को क्रिमिनल ही मानते हैं और उसी का ये कारण है कि वो लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। ठीक है ना जी? तो आप इसको पॉलिटिसाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आरोप-प्रत्यारोप चलते रहते हैं और जेल में रह के उसको काहे की फंडिंग की ज़रूरत? सरकार रोटी दे रही है, खाना दे रही है, सब कुछ दे रही है। जेल में रह के तो उनको किसी फंडिंग की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, माइनॉरिटी के लिए रोज़गार के आजकल क्या स्थिति चल रही है? मतलब रोज़गार उनको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, कैसा चल रहा है? देखिए, मैं एक बात कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से 2014 से भारत का नेतृत्व करा है, संभाला है, हुँ, तब से हिंदुस्तान में सभी समुदायों को, चाहे हुँ, वो दलित हों, चाहे वो शोषित हों, चाहे वो पीड़ित हों, चाहे वो महिला हों, चाहे वो युवा हों, चाहे वो पसमानदा हों, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जी। उनको रोजगार के नए-नए अवसर सरकार उपलब्ध करा रही है। हुँ, इसमें इस तरीके से कोई हमारी योजना नहीं है कि माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल और मेजॉरिटी के लिए कम स्पेशल। हुँ, हमारी योजनाएँ सबके लिए बराबर हैं। ठीक। सरकार जो है अपनी हर स्कीम में अपना एक क्राइटेरिया तय करती है। हुँ, उसको हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, अगड़ा इसमें नहीं बाँटती है, बल्कि सरकार की हर योजना कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति के उदय के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए होती है। उसमें हिंदू, मुसलमान जो भी चाहेगा, जी, वो उसका लाभ उठाएगा। ऐसे ही सरकार की जो सहयोग करने की हुँ, सहयोग करने की योजना है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जी, है ना? प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हुँ, या ये राशन जो महीने में 2 बार फ्री देने की योजना है, हुँ, उसमें कहीं पर आप ये नहीं बता सकते, किसी भी योजना में उठाकर आप ये नहीं बता सकते, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश हो, हुँ, चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा का आसाम हो, हुँ, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र हो, कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी की जाति और धर्म के आधार पर उसकी कच्ची छत पर पक्की छत देने का काम करा हो, कि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म या जाति के आधार पर राशन देने का काम करा हो, हुँ, भारतीय जनता पार्टी ने धर्म या जाति के आधार पर आयुष्मान लाभ देने की बात करी हो। हुँ, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हमारे मुल्क में जो गरीब है हुँ, उसको राशन मिलेगा, हुँ, जो बीमार है उसको आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा, हुँ, जिसके घर की कच्ची छत है, हुँ। फिर वो चाहे हिंदू है या मुसलमान है, दलित है या शोषित है, पीड़ित है, अगड़ा है या पिछड़ा है, हर कच्ची छत पर पक्की छत देने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और वो उसको साकार कर रहे हैं बिना जाति धर्म के भेदभाव के। आपके हिसाब से नेक्स्ट इलेक्शन में सोशल मीडिया का क्या रोल रहने वाला है? भैया, सोशल मीडिया का तो हर इलेक्शन में अहम हुँ, रोल होता है। सोशल मीडिया आज एक ऐसा जी, प्लेटफार्म है कि जिसके चलते लोगों ने टेलीविज़न चैनल और अखबार पढ़ने जी, बंद कर दिए। मैं ये समझता हूँ, मेरे घर पे इंडियन हुँ, एक्सप्रेस आता है, उर्दू का राष्ट्रीय हुँ, सहारा आता है, उर्दू का हिंद न्यूज़ भी जी, आता है और एक आध और अखबार आते हैं, नवभारत हुँ, टाइम्स आता है, पंजाब केसरी आता है। लेकिन मैं आपको यकीन करिएगा, कोरोना हुँ, काल के बाद से कुछ एक मेरे अंदर ऐसी परिवर्तन हो गया है कि मैं अखबार हुँ, नहीं पढ़ पाता हूँ। सारी हुँ, न्यूज़ मोबाइल पर जी, देख लेता हूँ। सारे कोई वीडियो देखनी होती है मोबाइल जी, पर देख लेता हूँ। तो मोबाइल ने एक नई भूमिका अपनी ये हुँ, पैदा कर दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले हुँ, दिनों में मोबाइल पर हुँ, शॉर्ट क्लिप्स जितने कम समय में आज आप अपनी बात पहुंचा दें, 15 सेकंड में, जी, 30 सेकंड में,
उसका महत्व बिल्कुल। बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मुझे लग रहा है मुकुल ने पॉलिटिकल पॉडकास्ट का काम शुरू बिल्कुल, करा है कि शॉर्ट क्लिप्स, नेताओं की छोटी-छोटी क्लिप्स जी, बनाकर उनकी बात समाज तक पहुंचा डेफ़िनेटली। देना। हमारे हुँ, व्यूज़ को जनता तक हुँ, पहुंचा देना, ये सोशल मीडिया इसमें बड़ा रोल राइट। निभा रहा है। अच्छा, ऐसा कोई मेमोरेबल मोमेंट रहा है आपके पॉलिटिकल जर्नी में जो आपको लगता है कि यार ये तो काफ़ी स्पेशल मोमेंट है, मेरे को याद रहेगा ये मोमेंट लाइफ़ टाइम तक? कुछ ऐसा आपके साथ हुआ हो कभी? यार पॉलिटिकल जर्नी में तो आदमी के लिए जो है सभी मोमेंट्स ऐसे ही होते हैं हुँ, कि वो यादगार होते हैं कि हुँ, मैं आपको ऐसा कुछ कह ही नहीं सकता। मैं तो बस एक छोटी सी बात अगर आपसे कहूँ, जी, जब मैं सबसे पहले सत्यवती कॉलेज में छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव जीता था, मैं लड़ तो रहा था। हुँ, मेरे सीनियर हैं हुँ, सत्यवती कॉलेज के हुँ, नंद किशोर गुप्ता जी, भूपेंद्र गोठवाल जी, हुँ। मुकेश मान जी। अच्छा, सारे आपके सीनियर हाँ, थे। ये सब मेरे सीनियर थे जो मुझे चुनाव लड़ा रहे थे अच्छा, और बहुत मेहनत से लड़ा रहे थे। और भी बहुत सारे सीनियर्स थे हमारे जो ठीक है। चुनाव लड़ा रहे थे मुझे, हुँ, मेरे साथ मेहनत कर रहे थे रात दिन। हुँ, तो मैं उनसे एक बात कहता था, भाई साहब मुझे कहाँ फंसा दिया आपने, अच्छा, मुझे छोटी पोस्ट पे लड़ा देते। हुँ, वो कहते थे नहीं, मेहनत करो जीतोगे, मेहनत करो जीतोगे। तो आप विश्वास कीजिएगा, हुँ, चुनाव हो गया, हुँ, मैं सिर्फ उनके कहे अनुसार मेहनत करता रहता हुँ, था, रात दिन मेहनत करता था। हुँ, लेकिन मैंने कभी भी, हुँ, एक बार भी मुझे ये यकीन नहीं हुआ कि मैं जीत ही जाऊंगा। अच्छा, यकीन तभी हुआ जब मैं जीत गया। बहुत बढ़िया। तो वो एक ऐसा होता है। ऐसे ही जब माइनॉरिटीज कमीशन में मेंबर बनने की बात थी, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप मुख्तार अब्बास नकवी साहब से बात कीजिए हुँ, और कि वो आपको बना दें। तो मैंने अपने दिल में कहा यार हम कहाँ इस लायक हैं, हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम बात कर सकें। जी, तो बड़ी हिम्मत से करके मैंने उनको कहा हुँ, एक बार, और मैं उनको बड़ा साधुवाद देता हूँ मुख्तार अब्बास नकवी साहब को। उन्होंने मुझे बुलाया एक दिन और बुला के कहा कि वो तुमने मुझसे उस दिन कहा था ना, मैंने बात कर ली है पीएम साहब से, अच्छा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त अमित शाह जी हुआ करते थे, हुँ, मेरी उनसे भी बात हो गई है हुँ, और आपका अप्रूवल हो गया, आप मेंबर बन गए। ओह भाई मतलब जो बात हमने कभी कल्पना में नहीं करी थी, हुँ, वो इस भारतीय जनता पार्टी में। और मैं देखिए, मैं एक बात बहुत विश्वास से कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में भी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का जो युग है, हुँ, ये इस युग की देन है कि आतिफ रशीद जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता, जी, जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि गैर राजनीतिक हुँ, है, हुँ, हुँ, जिसकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति भी कोई मिलियनेयर नहीं है, जी, हम कोई करोड़पति लोग नहीं जी, है, उसको भी अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जैसे सम्मानित पद से नवाजा हुँ, गया। ये केवल मोदी जी और अमित शाह जी के युग में ही संभव हो सकता है। मैं आपके यहाँ ये कह सकता हूँ कि शायद अगर ये युग ना होता, जी, तो शायद मैं माइनॉरिटीज कमीशन का वाइस चेयरमैन भी नहीं होता। बिल्कुल, इसी युग की देन है कि एक ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, एक उदाहरण नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी में ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ कि एक सामान्य कार्यकर्ता जिसने कल्पना भी नहीं करी थी, वो भजनलाल शर्मा जी की तरह मुख्यमंत्री बन सकता है। एक सामान्य कार्यकर्ता मोहन यादव जी की तरह मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये ऐसे बहुत सारे सांसद, विधायक, आयोगों के, बोर्डों के चेयरमैन, कमेटी के हुँ, चेयरमैन, ये सिर्फ मोदी जी, अमित शाह जी के युग में संभव हुआ है, जहां एक सामान्य कार्यकर्ता को उसके मान सम्मान की पूरी चिंता की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी में अब बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हमारे लिए ये, मैंने कहा ना कि हम तो ये सोच रहे थे कि यार माइनॉरिटीज कमीशन का मेंबर हम जी, बनेंगे, वाइस चेयर, हमारी तो औकात ही हुँ, नहीं है। लेकिन अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुँ, जी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुँ, जी थे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब अल्पसंख्यक कार्य हुँ, मंत्री थे। उन सब के रहते ये संभव हुआ कि आतिफ रशीद जैसा सामान्य कार्यकर्ता माइनॉरिटीज कमीशन का वाइस चेयरमैन भी हुआ। और उन्होंने ही मुझे इतना ये बल दिया कि आज मैं मुकुल के सामने बैठकर अपनी पार्टी की, अपनी विचारधारा की, अपनी सरकार की, बिल्कुल, अपनी देश बहुत की बात बढ़िया। कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे हमने देखा टीवी वगैरह में जो पॉलिटिशियंस होते हैं या मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, वो फ्रंट एंड पे तो बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं कैमरे के सामने। वो पीछे भी मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा चलता रहता है कि ऐसा नहीं होता? देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि हम जब राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो हमारे जो है उनसे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो हुँ, सकते। हम मनभेद किसी से नहीं रखते। राजनीतिक क्षेत्र हुँ, में हमारा मत उनसे भेद हो सकता है,
उनकी कुछ और विचारधारा हो सकती है, हमारी कुछ और विचारधारा हो सकती है। जब मैं आपसे मत पर बात करूंगा तो मैं अपने राष्ट्र निर्माण के व्यापक संदर्भ में काम करने के लिए बात करूंगा, मैं राष्ट्र हित में बात करूंगा, मैं अपना हित बाद में सोचूंगा, पहले राष्ट्र हित पर मैं आपसे मतभेद करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे मनभेद भी करूंगा, मैं आपसे मनभेद नहीं कर सकता हूँ। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, वो सब हमारे भारतीय नागरिक हैं, वो सब हमारे मित्र हैं, वो सब हमारे भाई हैं। उनसे हमारा केवल मतभेद है, काफ़ी अच्छी लाइन लगी मेरे मनभेद को, किसी भी मनभेद और प्रकार का। मतभेद। अच्छा, 5 कोई ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि माइनॉरिटी के लिए हमें और ज़्यादा इम्प्रूव करनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि माइनॉरिटीज़ के बीच में हमको सबसे पहले तो एजुकेशन को लेके अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, कि और ज़्यादा हाँ, पढ़ाई करो मतलब। दूसरी, हाँ, मुझे लगता है कि माइनॉरिटीज़ के बीच में एजुकेशन को लेके अवेयरनेस की हमको बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि माइनॉरिटीज़ को ही हमको ये समझाना पड़ेगा कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने स्कूल्स, अपने कॉलेज डेवलप करने के लिए आगे बढ़ें। तीसरा, मुझे लगता है कि माइनॉरिटीज़ को एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी आगे आने की ज़रूरत है। ये कुछ इस तरीके का काम है कि माइनॉरिटीज़ जो है ज़्यादातर वो हाथ के कारीगर हैं। हाँ। अगर हम उस हाथ के कारीगर को भी उनके स्किल को डेवलप कर दें तो उसके स्किल से वो इस लायक हो जाएंगे कि रोज़गार देने वाले बन जाएंगे। अभी वो किसी के यहाँ एम्प्लॉय हैं, रोज़गार ले रहे हैं, वो रोज़गार देने वाले बन जाएं, इस तरीके के। दूसरा, मेरा मानना ये है कि माइनॉरिटीज़ जो है, हमारी जो माइनॉरिटीज़ है, वो कहीं पर भी पूरी दुनिया में आप अगर चले जाएं तो वो हमेशा थोड़ा सा एक डर के साए में, एक खौफ के साए में चलती है। माइनॉरिटीज़ को ये समझना चाहिए कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबकी पार्टी है। वो प्रधानमंत्री जो हैं वो सबके प्रधानमंत्री हैं। उनकी योजनाओं को, उनकी स्कीम्स को, जैसे वो 3 तलाक बिल आया या अब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल है, इस पर आपको अपनी जो भी राय रखनी है उसको, राय को ज़रूर रखो। मैं किसी की आवाज़ दबाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप अपनी आवाज़ को किसी को दबाओ मत। आपको जो बात कहनी है वो बात कहिए, लेकिन ये मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं। वो हो सकता है कुछ बात हमारे हित के लिए भी ला रहे हो। आपको वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो बात कहनी है वो कहिए, अपनी बात को जहाँ सही करवानी है वो सही करवाइए। लेकिन कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, पहले कान तो देख लीजिए कि कान गया है कि नहीं गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी यही हुआ कि एनआरसी आ रही है, एनआरसी आ रही है, सीए आ जाएगा, तुम्हारी नागरिकता ले जाएगा। अरे भाई, सीए नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून है। इसलिए मुझे लगता है कि माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा अब सूझबूझ के साथ काम करने की आवश्यकता है। अच्छा, कुछ डार्क साइड्स भी होती हैं पॉलिटिक्स की जो नॉर्मल लोग देख नहीं पाते हैं। टीवी में तो सिर्फ हम लोग इंटरव्यू और सिर्फ स्पीच वगैरह देखते हैं, कोई डार्क साइड्स भी होती हैं? मैं एक ही बात कहता हूँ, जब आप कुछ अचीव करते हैं, कुछ हासिल करते हैं, तो सबसे पहले आपकी फैमिली उससे इफेक्ट होती है। मुझे यही लगता है कि पॉलिटिक्स में रहते हुए सिर्फ ये होता है कि हम अपने बीवी को, बच्चों को, माँ बाप को, भाई बहन को जितना हमें समय देना चाहिए उतना नहीं दे पाते। कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि घर की परेशानी दिल पर है, लेकिन मुकुल के सामने बैठा हुआ हंस रहा हूँ, मजबूरन हंसना भी पड़ता है। तो क्योंकि अगर मैं मुकुल के साथ बैठकर नहीं हंसूंगा तो उसको बुरा लग जाएगा। लेकिन मेरी माँ घर पे बीमार है, ये बात मैं मुकुल को नहीं बता सकता हूँ, ठीक है ना। किसी के साथ परेशानी में जाना पड़ रहा है, अपने घर की परेशानी को, कई बार ऐसा होता है जीवन में कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए हम अपनी और अपने घर की परेशानी, जैसे मुझे कैंसर हुआ, उस कैंसर में भी मैंने एक दिन बेड रेस्ट नहीं लिया, एक सिंगल डे बेड रेस्ट नहीं हुआ। सिर्फ सर्जरी हुई जो मेरी, तो वो 5-7 दिन जो मुझे उन्होंने रखा, तो वरना मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, मैं आपको दिखलाऊंगा कि मैं ऑफिस, वहाँ हॉस्पिटल के बेड पर भी बैठा हुआ चिट्ठियाँ साइन कर रहा था। अच्छा। तो मतलब अब ये बात जो है बहुत सारे लोगों को बाद में आया, अच्छा आपको कैंसर हो गया, उन्हें पता ही नहीं था ये बात। तो आमतौर से क्या होता है कि एक तो बड़ी एक समस्या है भारतीय कल्चर में, हमारे कल्चर में, कि पॉलिटिशियन की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई। मैं आपसे कहूँ बैठ के कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, आप नहीं मानोगे, लोगों को लगता ही नहीं। जैसे आपने सवाल कर दिया कैसे इनका, आप मानोगे नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ। आप मेरा बैंक अकाउंट देखिए, मेरी प्रॉपर्टी देखिए, कुछ नहीं है मेरे पास, गंवाया है, कमाया नहीं है, अपनी मेहनत से, ठीक है ना जी। लेकिन लोगों को लगता है नहीं,
क्योंकि मेरे जीन्स में समाज सेवा है, सोशल सर्विस है, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में हूं। बहुत सारे नेता हैं ऐसे, ऐसी बात नहीं, सैकड़ों नेता हैं ऐसे, ठीक है ना। लोगों को यही लगता है। तो इसके डार्क साइड बहुत सारे हैं। आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपका व्यापार, आपके रिश्ते नाते, वो आपसे दूर हो जाते हैं। 100% आदमी आपसे ये अपेक्षा रखता है कि आपका सारे काम ठीक होने चाहिए। आप मेरे पास आ गए मुकुल जी कि मेरे बेटे की नौकरी लगवा दीजिए। अब मैं कह रहा हूँ मैं ट्रांसफर, प्रमोशन, पोस्टिंग नहीं करा सकता हूँ। मैंने आपके 99 काम कराए, आपको उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक नहीं कराया, आप नाराज हो गए। बहुत सारे डार्क साइड्स भी हैं इसके। अच्छा, नाइट लाइफ वगैरह भी कुछ होती है पॉलिटिशियंस की? होती है ना, शादी ब्याहों में जाते हैं, देर देर तक आते हैं, यही नाइट लाइफ है और भी कुछ मतलब सिर्फ यही मतलब यही नाइट लाइफ है हमारी। शादी ब्याह, प्रोग्राम, फंक्शन, मोस्टली इन्हीं सब चीज़ों में जाना होता है हमें मोस्टली नहीं, इन्हीं में जाना होता है। हर रोज? जागरण में, भंडारों में, अच्छा। यही हमारी नाइट लाइफ है। तुम्हारी तरह नहीं है मुकुल भाई। हमारी तो नाइट लाइफ भी है। जागरणों में चले गए, जलसों में चले गए, सीरतुन नबी कमेटी के कोई जलसे हुए उसमें चले गए, कोई उर्स में चले गए, किसी शादी में चले गए। यही हमारी नाइट लाइफ है। कभी कभी नाइट लाइफ ऐसे भी हो जाती है कि लखनऊ जाना है, सुबह 7 बजे प्रोग्राम है, तो गाड़ी में बैठ के अपना लखनऊ निकल गए, गाड़ी में सो रहे हैं। यही नाइट लाइफ है। अच्छा, जैसे मेरे को अभी पॉलिटिक्स में जाना होगा, मेरे को जैसे सोच रहा हूँ कि अगले 2 साल के अंदर मैं किसी स्टेट का या किसी जगह का एमएलए बन जाऊँ, तो मतलब मेरे को क्या स्टेप्स लेने होंगे आज की डेट में कि अगले 2 साल के अंदर मैं एमएलए बन जाऊँ? जैसे लोग सामने से देखते हैं यार एमएलए आ रहा है, बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी में आ रहा है, फ्रंट से लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें वो लगती हैं, लेकिन बैकएंड में जैसे आपने बताया कि काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं ना, डार्क साइड्स भी होती हैं। तो जैसे मेरे को अगर बनना है किसी जगह का एमएलए वगैरह अगले 2 साल के अंदर, तो मेरे को क्या स्टेप्स जनरली लेने होंगे? सबसे पहले तो अगर तुम्हें बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर में घूमना है तो अपना व्यापार बड़ा करो, ठीक है। पैसा कमाओ, ठीक है। मेहनत करो, लगन से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। फॉर्च्यूनर तभी आएगी, एमएलए बन के नहीं आएगी, ठीक है ना। बाकी अगर एमएलए बन के ही फॉर्च्यूनर कमानी है तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। वहाँ से ही हो पाएगा ये काम, और कहीं से नहीं हो पाएगा। और बात करके कोई एक्साइज पॉलिसी वगैरह के सिस्टम में चले जाना, तो शायद हो सकता है कि कुछ कोई घोटाला वोटाला कर दो, तो उसमें फिर आपकी फॉर्च्यूनर वॉर्च्यूनर तो फिर तो कई बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गोवा वोवा भी घूम आओगे। वरना अगर आपको एक ईमानदार नेता बनना है तो सबसे पहले अपना व्यापार मजबूत कीजिए। व्यापार मजबूत करने के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनिए। उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो जेन्युइन मुद्दे हैं उन पर मेहनत करिए, उन पर जन समर्थन जुटाइए। उन जन समर्थन को ये विश्वास दिलाइए कि आप उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर आप विधानसभा तक पहुंचेंगे, विधानसभा के पटल से उन समस्याओं के समाधान की चिंता आप करेंगे, जनता का विश्वास जीतिए। जैसे मैंने आपको कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को इस देश की जनता ने स्वीकार किया, एंटी इनकम्बेंसी को 0% कर दिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं, उन योजनाओं को मोदी जी ने जब जनता तक पहुंचाया तो जनता ने पलटकर उनको आशीर्वाद दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में ये दूसरी बार हुआ है ऐसा। एक बार जवाहरलाल नेहरू को, वरना किसी को तीसरा टर्म नहीं मिला, नरेंद्र मोदी जी को दिया। कैसे दिया? उन्होंने काम करा, लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे। वो समझ रहे हैं कि हर घर में नल से जल पहुंचाना है। वो समझ रहे हैं कि हर 70 साल से बूढ़े आदमी को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसको 5 लाख रुपए तक की आयुष्मान योजना का लाभ देना है। हर कच्ची छत पे पक्की छत देनी है। हर उस गांव में जहां बिजली नहीं पहुंची वहां बिजली पहुंचानी है। स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर किसी के लिए ऐसी सैकड़ों योजनाएं निकाल रहे हैं। उस पर रात दिन मेहनत कर रहे हैं, वो अपने मिनिस्टरों से करा रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चुननी पड़ेगी, वहाँ की समस्याओं को चिन्हित करना पड़ेगा, वहाँ की समस्याओं पर जन समर्थन जुटाना पड़ेगा। उस जन समर्थन को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मैं आपकी इन समस्याओं का समाधान करूँ। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें प्रॉपर ढंग से मेहनत ही करनी पड़ी। अच्छा, जैसे जिनके पास पावर है, जो पॉलिटिशियन बन जाते हैं, वो क्राइम करके भी बच जाते हैं कि उनको भी सजा वगैरह होती है? भाई क्राइम तो अगर करोगे तो जरूर फंसोगे। केजरीवाल जी जेल में गए ना, हाँ। मनीष सिसोदिया जी जेल में गए ना, झारखंड के मुख्यमंत्री जी को जेल जाना पड़ा ना। ये तो जब बड़ा केस हो गया तब जाके वो फंसे, लेकिन छोटे मोटे क्राइम से जो नॉर्मल इंसान फंसे रहते हैं, पॉलिटिशियन वगैरह को ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल सबको जाना पड़ेगा। कानून सबके लिए बराबर है।
थैंक यू आतिफ रशीद जी, आप हमारे शो पे आए और इतनी वैल्यूएबल इंसाइट्स आपने दी और हमें काफ़ी सारी नई चीज़ें पता लगी, पॉलिटिकल जर्नी में क्या-क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से रियलिटी में सारी चीज़ें काम करती हैं। और आई होप हमारी ऑडियंस को भी सारी चीज़ें देख के काफ़ी मज़ा आएगा और दोबारा से एक और पॉडकास्ट शो करेंगे आपके साथ और जल्दी मिलते बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप यंग हैं और बहुत अच्छे आप सवाल जवाब भी करते हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, मेरी दुआएं हैं कि आप जैसे युवा जो हैं वो पॉलिटिक्स में भी आगे आएँ और इस तरीके के शोज़ करना, इस तरीके के प्रोग्राम्स करना, इसमें आगे आएँ। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब तरक्की करें।